नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। जो आज दिन भर हुआ, खासकर विधानसभा सत्र में जो बजट सत्र चल रहा है, आज महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि बजट चर्चा पर पिछले 3-4 दिन से जो चर्चा चल रही थी बजट पर, उसका रिप्लाई आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली से लौट कर दिया है और उस रिप्लाई में कई नई घोषणाएं हुई हैं। बजट कई जो कुछ करेक्शन है वो भी उसमें की गई हैं और कुछ नई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने उसमें ऐड की हैं। आपको इन घोषणाओं में बताएंगे आउटसोर्स को लेकर क्या कहा गया, करुणामूलक भर्ती को लेकर कहा गया और साथ में बिजली बोर्ड की ओल्ड पेंशन को लेकर क्या कहा गया है, क्योंकि कुछ कई बदलाव जो है मुख्यमंत्री ने रिप्लाई जब देते हैं तो उसमें, जब पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब मुख्यमंत्री रिप्लाई विधानसभा में रखते हैं तो जो चीज कोई ऐसी बात उनके ध्यान में आई हो जो किसी विधायक ने लाई हो तो उसकी करेक्शन भी इस रिप्लाई में हो जाती है। इसीलिए आज जो इस रिप्लाई में जो बातें कही गई हैं वो सुनना जरूरी है। भाजपा ने हालांकि मुख्यमंत्री के इस रिप्लाई के बाद, खासकर जो लोन वाला पार्ट है उसके बाद वॉकआउट कर दिया। उसके बाद बाहर आकर उन्होंने अपनी बात कही। जो बात कही वो दिव्य हिमाचल टीवी पे आपने पहले सुनी है। इसके बाद बात करेंगे विमल नेगी का जो पूरा प्रकरण है। एक तो जो एफआईआर है उसमें एसआईटी बनी कि नहीं, दूसरा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है, और तीसरी बात इसको लेकर करेंगे जो आज बिजली बोर्ड में इनके लिए एक प्रार्थना सभा हुई। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात आई है पुलिस से। पुलिस में एक एसपी रैंक के अधिकारी ने पुलिस विभाग में भी प्रताड़ना का आरोप सोशल मीडिया के जरिए लगाया है, जो फोर्स के लोगों के लिए सामान्य नहीं है। और ये पूरी कहानी भी आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। समर स्कूलों में छुट्टियां कब से होंगी और इसको लेकर जो कंफ्यूजन है वो क्यों है, वो भी आपको जानकारी देंगे। फिर बात करेंगे बस के हमलावर जो अरेस्ट हुए हैं 2 लोग, उस खबर की, और साथ में जो टनल के भीतर रील बनाने वाले जो 2 कलाकार पंजाब से आए थे वो भी पकड़े गए हैं। तो ये जो दोनों मामले आपको बताएंगे। हारे हुए नेता अब उद्घाटन नहीं करेंगे, लेकिन कौन से नहीं करेंगे, ये आज विधानसभा में मसला क्यों उठा और इसको लेकर स्पीकर ने क्यों कहा कि वो प्रोटोकॉल कमेटी की बैठक खुद करना चाहते हैं, इसलिए ये पूरी बात आपको बताएंगे। प्रियंका गांधी शिमला आ रही हैं। पुलिस भर्ती और जो यूजी एग्जाम है वो आपस में टकरा गए हैं, तो उनमें क्या होगा ये भी आपको जानकारी देंगे। ठियोग बीडीसी में भाजपा का कब्जा हो गया है। हालांकि इसमें नई बात आज क्या निकली है वो आपके जानने की है, इस पूरे इलेक्शन की जो आज हुआ है ठियोग बीडीसी में, और इसमें पॉलिटिकल मैसेज इसमें क्या है वो भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बता दें कि 27 तारीख को भाजपा, 28 तारीख तक बजट सत्र है, 27 तारीख को भाजपा विधानसभा का घेराव करने जा रही है, तो वो भी एक बड़ी अपडेट होगी जिसको हम साझा करेंगे। लेकिन चंबा में पासपोर्ट सेवा केंद्र की बात क्यों उठी है और ये किसने ये मामला उठाया है विधानसभा में, आज उस पर रिप्लाई क्या हुआ, ये भी सारी चीजें आपको बताने की हैं। साथ में एक बात करेंगे जो रिश्वत लेते हुए लेबर इंस्पेक्टर पकड़ा गया है, ऊना का ये मामला है। पूरी बात क्या है, 10,000 की रिश्वत ले रहा था और विजिलेंस ब्यूरो ने इसको पुरानी सूचना के आधार पर ट्रैप किया और इस ट्रैप की कहानी भी आपको पूरी बताएंगे। फिर बात करेंगे वोकेशनल ट्रेनर क्यों संकट में हैं, जो समग्र शिक्षा के तहत राज्य के शिक्षा विभाग में या सरकारी स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन के लिए रखे गए हैं समग्र शिक्षा के जो बजट है उससे। इन सारी बातों पर एक एक करके अब बात करेंगे। पहली बात वोकेशनल ट्रेनिंग की ही ले लेते हैं। वोकेशनल ट्रेनर आज शिक्षा मंत्री से मिले विधानसभा में और इनकी डिमांड ये थी, क्योंकि 31 मार्च को इनका जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो रहा है एक तरह से जिस कंपनी के साथ ये है, तो इनको अपनी चिंता सता रही है कि इसके बाद इनका क्या होगा। इससे पहले ये 11 दिन की हड़ताल भी कर चुके हैं चौड़ा मैदान में, वहां शिक्षा मंत्री गए थे, उन्होंने इनको समझाया था और उसके बाद ये हड़ताल टूट गई थी। 31 मार्च को निजी कंपनियों के साथ समग्र शिक्षा का करार खत्म हो रहा है।
अब शिक्षा मंत्री ने आज इनको यह आश्वासन दिया है कि वो 31 मार्च से पहले समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ एक बैठक बुलाएंगे, उसमें इस मामले में फैसला लिया जाएगा ताकि इनकी सेवाओं को आगे कंटिन्यू करने को लेकर कोई बात हो सके। अभी 2174 वोकेशनल ट्रेनर अलग अलग स्कूलों में 11 साल से ये कंपनियों के अधीन सेवाएं दे रहे हैं और अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी नौकरी पर, या आप कहिए कि जो ये स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनमें कोई संकट आ गया है। अब बात करते हैं लेबर इंस्पेक्टर की। ऊना का ये मामला है, विजिलेंस ब्यूरो ने ट्रैप किया। 10,000 की रिश्वत के साथ श्रम निरीक्षक रणवीर ढडवालिया को पकड़ा है इन्होंने और मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और इससे जिला में, जो ऊना जिला में जो बाकी विभाग हैं उनमें भी एक तरह से हड़कंप की स्थिति है। आपको बताया था कि बीपीएल का जो सिलेक्शन के लिए एक मापदंड जारी किए थे सरकार ने, आप इसको हेडिंग में नहीं देख रहे हैं, लेकिन बीपीएल की सिलेक्शन को लेकर रिवाइज मापदंड, मतलब कुछ चीजें उसमें बदली गई हैं और ये जो चीजें बदली गई हैं ये 25-26 के लिए ही है, इसी वित्त वर्ष के लिए। कल आप दिव्य हिमाचल अखबार में विस्तार से इस बारे में खबर पढ़ पाएंगे। लेकिन अब 1 से 30 अप्रैल तक इच्छुक परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल होना चाहते हैं वो अपने आवेदन आवश्यक घोषणा पत्र के साथ संबंधित ग्राम पंचायत में दे सकेंगे। इससे पहले जो मापदंड थे उन मापदंडों में यह प्रक्रिया जनवरी में अपनाई जानी थी, क्योंकि इस बार जनवरी का महीना आगे निकल गया है, इसीलिए इनको नया शेड्यूल 1 से 30 अप्रैल का दिया गया है। 15 अप्रैल तक एसडीएम जो हैं वो त्रिसदस्यीय सत्यापन समिति का गठन करेंगे। इसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे। सत्यापन समिति एक सूची बनाएगी। 2025 में 15 जून तक सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और जुलाई माह के अंतिम में इसको, ताकि इसमें चर्चा की जा सके, जुलाई माह में ग्राम सभा में पारदर्शी रूप से चर्चा की जा सके। इसका यह मतलब हुआ कि अप्रैल की जो ग्राम सभा है उसमें बीपीएल चयन फाइनल नहीं होगा, बीपीएल चयन फाइनल होगा जुलाई की ग्राम सभा में। यह मेजर चेंज है और यह चेंज इसलिए करना पड़ा है क्योंकि अप्रैल की ग्राम सभा से पहले जो जनवरी से जनवरी-फरवरी की प्रक्रिया थी वो सरकार के पास विंडो नहीं थी, लेट मापदंड बनने के कारण, इसीलिए इसको बदला गया है। संपूर्ण प्रक्रिया इस वर्ष 15 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। अब ये नई डेडलाइन आ गई है जो 15 अक्टूबर तक ये जो चयन की प्रक्रिया है ये पूरी कर ली जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है और इसी अपडेट की जानकारी हमने आपको अभी इस बुलेटिन में देने की जरूरी समझा। हेडिंग में ये नहीं था लेकिन सूचना इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दी। चंबा में पासपोर्ट सेवा केंद्र का मामला विधानसभा में आज चंबा के विधायक नीरज नैयर ने उठाया और इन्होंने तर्क ये दिया कि कांगड़ा जिला में 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, एक कांगड़ा में और एक पालमपुर में, जबकि चंबा में एक भी नहीं है। चंबा में इसकी रिक्वायरमेंट है और इन्होंने ये मामला विधानसभा में उठाया और इससे पहले ये इसके बारे में जो पत्राचार है वो कर चुके हैं। डीसी चंबा ने ये ऑफर किया है कि अगर पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए फ्री में अकोमोडेशन चाहिए हो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी प्रोवाइड करवाएगा। उप मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मुख्यमंत्री सदन में नहीं थे दिल्ली दौरे के कारण, तो मुकेश अग्निहोत्री ने यह आश्वासन दिया कि वो भारत सरकार के साथ इस मामले को उठाएंगे और उसके बाद फिर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ठियोग बीडीसी में भाजपा का कब्जा हो गया है, पहले भी इन्हीं का था लेकिन कुछ संकट था, उस संकट को अवॉइड करने के लिए ये नए सिरे से वहां चुनाव हुआ और अब वहां पर पूनम जो है उनको अध्यक्ष और लेखराज चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। चौपाल के जो विधायक हैं बलबीर वर्मा, उन्होंने इसमें की रोल निभाया। कांग्रेस के 4 और भाजपा के 6 सदस्यों ने चुनाव से किनारा किया। इससे पहले भी इसमें भाजपा ही उसमें थी, लेकिन बीच में इनके खिलाफ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद इनको हटा दिया गया था। नए सिरे से यह चुनाव हुआ, लेकिन क्योंकि चुनाव नया है इसलिए सूचना आपको देना जरूरी था। तो ये सूचना है बीडीसी चुनाव को लेकर। पुलिस भर्ती और एग्जाम के टकराने की जो बात है, ये बात सामने आई है यूजी एग्जाम को लेकर और यूजी एग्जाम को लेकर इसलिए ये बात सामने आई है क्योंकि पुलिस भर्ती किन्नौर में एटलीस्ट
जो है वो शेड्यूल हुई है। और किन्नौर की जो ये भर्ती है इसमें यहाँ पर जो यूजी के एग्जाम का शेड्यूल है वो टकरा गया है। और अब इसमें एनएसयूआई ने ये डिमांड की है कि यूजी की परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। परीक्षा नियंत्रक को एचपीयू में इन्होंने ज्ञापन भी दिया और ये कहा कि 27 और 28 मार्च को किन्नौर में पुलिस भर्ती का ग्राउंड है और इसीलिए क्लैश हो रहा है, तो इसके बारे में डिसीजन जो है वो लिया जाए जल्दी, ताकि स्टूडेंट जो पुलिस भर्ती में भी शामिल होना चाहते हैं उनको कोई नुकसान इसका ना हो। अगली बात, इसके बाद अगला जो मसला है वो है प्रियंका गांधी के शिमला आने का। देखिए, प्रियंका गांधी आ रही हैं शिमला और उनका शिमला आने का आज का ही कार्यक्रम है शाम का। चंडीगढ़ तक ये फ्लाइट से हैं और चंडीगढ़ के बाद यहां पर शिमला के लिए इन्होंने जो आना है वो फिर बाई रोड आएंगी और यहां कुछ वक्त इन्होंने बताना है। छराबड़ा में इनका अपना घर है और इसीलिए ये यहां आती है। हालांकि इस दौरे के दौरान पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी नहीं है जो प्रियंका गांधी के विजिट के दौरान है। इसके साथ बात करेंगे पीजीटी की भर्ती को लेकर, क्योंकि आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अप्रैल के महीने में स्कूलों को 550 स्कूल प्रवक्ता पीजीटी की नियुक्ति के ऐलान अंदर किया है और ये वही हैं जिनको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई है। इन्होंने कहा कि 700 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें से पीजीटी हिंदी और फिजिक्स की नियुक्ति दी जा चुकी है, बाकियों को अप्रैल में देंगे। लेकिन अप्रैल में नियुक्ति का मतलब क्या है ये शिक्षक भी जानते हैं, मतलब इनको कॉन्ट्रैक्ट पर फिर 3 साल लगाने पड़ेंगे क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन इनसे क्रॉस हो जाएगी। लेकिन पीजीटी की नियुक्ति को लेकर जो क्लैरिटी के साथ बात आई है वो मैंने आपको बता दी। हालांकि इससे पहले ये जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी कि नया शिक्षा सत्र में ही अब नई नियुक्तियों को लेकर सरकार सोच रही है, तो ये 31 मार्च के बाद ही अब होगी। लेकिन नुकसान इनका ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में इनको 1 साल एक्स्ट्रा अब इस डेडलाइन की वजह से लगाना पड़ेगा। अगली बात है, हारे हुए नेता उद्घाटन नहीं करेंगे। ये मसला सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने उठाया राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला सुंदरनगर को लेकर और ये आरोप लगाया कि वहां हारे हुए नेता उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये एसडीएम इस मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं। सरकारी ये कार्यक्रम है और इसके पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर ये आश्वासन दिया था कि सरकारी जो कार्यक्रम होंगे उनमें विधायक ही या जो संवैधानिक पदों पर होंगे वो ही उद्घाटन और क्लोजिंग करेंगे, तो ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया विधानसभा के अंदर कि जो भी इसमें प्रक्रिया है उसमें ऐसा करेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ पहले डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो भी कार्य योजना बनेगी उसको कैबिनेट में लाकर वहां ये तय करेंगे। तो स्पीकर कुलदीप सिंह पठारिया ने कहा कि वो इसमें खुद कॉग्निजेंस ले रहे हैं। हमारे पास एक प्रोटोकॉल कमेटी है, ये कहा स्पीकर ने एमएलए के लिए, और उसी प्रोटोकॉल कमेटी की एक बैठक करके एक इसकी गाइडलाइन बना देंगे और जो गाइडलाइन है वो कैबिनेट में फिर जाएगी, वहां से अप्रूव होकर सभी को चली जाएगी। हम विधायक की जो इंस्टीट्यूशन है इसको मजबूत करना चाहते हैं। और हालांकि इसके जवाब में एक एग्जाम्पल दिया विक्रमादित्य सिंह ने कि बीजेपी के लोगों को जो अभी ये दिख रहा है उनको अपनी सत्ता में नहीं दिखा। शिमला ग्रामीण में जहां बीजेपी का कोई पूर्व विधायक नहीं है क्योंकि वो नई कंस्टिट्यूएंसी बनी है और मैं ही वहां से विधायक रहा हूं अभी तक, तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति भी उद्घाटन कर गए थे जिला की मीटिंगों के कि जो ना पूर्व विधायक थे ना किसी संवैधानिक पद पर थे। तो इसमें थोड़ी बहस भी हुई लेकिन अल्टीमेटली ये एक तरह से सहमति बन गई है कि पूर्व विधायक या हारे हुए जो नेता हैं वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम या जो सरकारी कार्यक्रम है जो राज्य सरकार से रिलेटेड है वो उन कार्यक्रमों में उद्घाटन नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा काम हो जाएगा जिसमें सारे विवाद जो इससे पहले चल रहे थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं एचआरटीसी की बस पर हमला करने वाले जो उपद्रवी हैं उनकी। जो खरड़ के पास एक इंसिडेंट हुआ था और खरड़ के इंसिडेंट के बाद दूसरा जो इंसिडेंट है वो सरहिंद में हुआ था और तीसरा इंसिडेंट हुआ था औट टनल के भीतर, जिसमें पंजाब से आए 2 जो लाइटों वाली बाइक है उसको लेकर जो आए थे लोग, उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर निकाला और उसके बाद उसको ओपन किया और बाइकों पर स्प्रे की और उसका रील बनाई।
रील उन्होंने यहां से जाने के बाद जब पंजाब चले गए तो वहां सोशल मीडिया पे डाली। सोशल मीडिया पे डालने के बाद जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में आई, मीडिया के ध्यान में आई, हमने भी अपने टीवी पर इसको चलाया। उसके बाद मंडी पुलिस एक्शन में आई। आज मंडी पुलिस की एसपी साक्षी वर्मा ने ये कहा है, वहां पे मीडिया में बाइट दी है कि उनकी पहचान हो गई है। पंजाब की ये दोनों बाइकें थी, इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर है उसको नुकसान पहुंचाया है और इनकी पहचान हो गई है और पंजाब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और इनको जो भी करना है वो अब मंडी पुलिस करेगी। एक बात यह है। दूसरी बात जो है वो एचआरटीसी बस पर हमले की है, जो खरड़ के पास हमला हुआ था। और इसमें आपको पता है, ये वीडियो भी हमने चलाया था। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि बस के सारे शीशे तोड़ दिए गए थे और इस बस हमीरपुर डिपो की शायद ये बस थी और इस बस में जो दो लोगों को, ये अल्टो में आए थे, अल्टो भी जो जब्त कर ली है पंजाब पुलिस ने और इन दोनों लोगों के नाम भी हम आपको एड्रेस के साथ जरूर बताना चाहेंगे। अगर पंजाब में इनके लोग या इनके मां बाप देख रहे हैं तो उनको भी ये अब समझना चाहिए। एक की पहचान गगनदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह निवासी मुक्तसर साहिब और ये बल्लो माजरा में रह रहा था। दूसरा जो है वो फजिल का इनका जिला है और हरदीप सिंह पुत्र नरेंद्र पाल सिंह निवासी भट्टा साहब, ये रोपड़ इनका जिला है। तो इनको पकड़ लिया है पंजाब पुलिस ने। हिमाचल पुलिस ने ये केस इनको भेजा था और इसके भेजने के बाद इन्होंने ये एक्शन किया। चलो, इसमें पंजाब पुलिस की तारीफ भी बनती है अगर इतना सहयोग इन्होंने किया। लेकिन ये मामले तब सुलझेंगे। अब सरहिंद वाला जो मामला है, जो चंबा दिल्ली बस थी जिस पे पथराव किया गया था, हालांकि वो अंधेरे से पथराव दूर से हुआ था, वहां पर पुलिस का ये कहना है अभी तक की सीसीटीवी की कोई फुटेज अवेलेबल वहां नहीं है, लेकिन उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है, उसमें क्या होता है, गिरफ्तारी हो पाती है कि नहीं। लेकिन एटलीस्ट ये हुआ तो उसके बाद चीजें चलेंगी। जिन्होंने मणिकर्ण में आकर एक विवाद किया था, खासकर टोल बैरियर में तोड़फोड़ का, उनकी भी तलाश में अब कुल्लू पुलिस दौड़ने जा रही है और उनकी भी तलाश उस तरह से ही होगी क्योंकि वो भी उस दिन वहां सब कुछ करके भाग गए थे। तो ये जो बाइकों वाला चलन है ये अब उस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से चल रहा है। लेकिन हिमाचल सरकार से अब भी हमारा यही आग्रह है कि इस बार तो चलो जो होना था हो गया। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, बीजेपी सरकार में भी हुआ था आखिरी साल में। और इसमें हिमाचल का नुकसान यह है कि हम ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिसमें मेन बात कुछ और होती है और झगड़ा कहीं और पहुंच जाता है। जैसे हिमाचल में जो झगड़े होते हैं इन बाइकर्स की वजह से होते हैं, जो किसी भी ट्रैफिक नियमों का पालन करे बगैर आते हैं यहां पर और लास्ट में ये झगड़ा चला जाता है भिंडरा वाले पर, जबकि ये कोई मोटिव नहीं है भिंडरे वाले पर। भिंडरा वाला हिमाचल में कोई दिक्कत नहीं है, हिमाचल के लोग सिर्फ तिरंगा जानते हैं और तिरंगे के हिसाब से ही सारा काम करते हैं। दूसरा तीसरा जो मर्जी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन झगड़ा बेसिकली बाइकर्स का है जो बिना रूल्स फॉलो किए, बिना हेलमेट के, बिना कई बार बिना नंबर के आते हैं और फिर यहां जो उपद्रव मचाते हैं, अगर इनको कोई पूछ ले तो वो मारने पड़ते हैं, साथ में तलवारें होती हैं छिपा के लाई हुई, और ये फिर झगड़ा चला जाता है भिंडरा वाले पे जिसका मकसद हिमाचल का नहीं है और टारगेट बन जाती है। इजी जो टारगेट है वो एचआरटीसी की बस है और कोई, क्योंकि जो लोग हैं वहां पर उनके लिए ये इजी टारगेट है क्योंकि सवारियों को लेकर हर दिन चलना है बसों ने और उनके ड्राइवर कंडक्टर या सवारियों का कोई दोष है नहीं। तो ये ट्रैप अलग तरह का बन जाता है। इसीलिए अगले सीजन से जब भी मणिकर्ण साहिब का ये इनका सीजन चलता है, ये जो नीले और भगवा जो कपड़े पहन के जो पगड़ियां लगा के दौड़ते हैं इस तरफ को, इनको बॉर्डर पर ही रोकिए। इनका इलाज वहीं करने की जरूरत है, बॉर्डर पर ही। या तो इनको ऑफर करिए कि आप तभी एंटर कर पाएंगे जब आपके पास हेलमेट होगा। दूसरा, इनको एचआरटीसी की बस ऑफर कर दीजिए कि वो उसमें आए और अगर नहीं मानते हैं तो इनका चालान ऑटोमेटेड कैमरों से करिए अगर आपने फिजिकल जो स्कफल है उसको रोकना है तो। क्योंकि ये जिन भी सड़कों से आते हैं हर सड़क पर ऑनलाइन ट्रैकिंग के कैमरे लगे हुए हैं। अगर उन कैमरों का इस्तेमाल सिर्फ हिमाचल के लोगों पर ही करना है तो फिर उसमें तो कोई वजह बनती नहीं, इन पर भी इनका इस्तेमाल करिए। तो यही एक तरीका है कि हम इस उपद्रव को रोक सकते हैं। अदरवाइज ये हर बार की समस्या हो जाएगी और इसको फिर इस तरह के झगड़े में हम फंस जाते हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता।
अगली बात करेंगे जो समर स्कूलों की छुट्टियां हैं। देखिए, समर स्कूलों की छुट्टियों को लेकर सबसे पहले 31 मार्च को जो शिक्षा संवाद है जिसमें रिजल्ट देना है, एक वो है। इस बार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, जो बच्चे मैथ, साइंस और इंग्लिश में जो कोर सब्जेक्ट हैं उनमें पास नहीं होते उनको 2 महीने के लिए होल्ड करने को कहा है। हालांकि टीचर होल्ड नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अगले 2 महीने भी हमने इनको पढ़ाना है, तो फिर एक क्लास एक तरह से एक्स्ट्रा हो जाएगी और फिर इनको दोबारा पास नहीं हुए तो अपने आप ही जवाब देना पड़ेगा। तो ये कागजी ऑर्डर है सरकार का बेसिकली, और फील्ड में इसका कोई असर है नहीं। टीचर्स को लगभग खुद ही ये पास करने पड़ते हैं, चाहे नकल करवाएं चाहे कोई और तरीका अपनाएं। लेकिन शिक्षा संवाद 31 मार्च के बाद समर स्कूलों में 4 दिन की जो ब्रेक है वो इस बार होगी। इसमें कंफ्यूजन जरूर चल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग ने यह कहा है कि जो इन्होंने ड्राफ्ट जारी किया है वो ड्राफ्ट फाइनल अभी नहीं है छुट्टियों का, तो जो पुरानी छुट्टियां हैं वो ही अभी भी लागू हैं और उन छुट्टियों के मुताबिक ये 4 दिन की ब्रेक इनको मिलेगी, तो वो उस ब्रेक को समर स्कूलों में उसी तरह से वो रहेगी। तो इस बारे में और कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक कंफ्यूजन शिक्षा विभाग को छोड़कर बाकी विभागों में एक कंफ्यूजन है रेगुलराइजेशन को लेकर। हमें शायद फोन आ रहे थे 1-2 जगह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हो सकता है और विभागों में भी ऐसा हो कि उनके विभाग के अधिकारी कह रहे हैं जी कि इस बार रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सरकार की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। तो जो ये विभाग कह रहे हैं वो एक बार पर्सनल से बात कर लें खुद यहां पर, क्योंकि हमने जब क्लैरिफिकेशन ली थी तो ये कहा था कि पर्सनल की दोबारा नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो नोटिफिकेशन सरकार ने की हुई है कि अब 31 मार्च एक ही ऑप्शन मिलेगा रेगुलराइजेशन का, वो पर्सनल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसी को डाउनलोड करके उसी हिसाब से सभी विभागों को काम करना है, और जिन विभागों ने अभी तक शुरू नहीं किया है वो कर लें। जिनको कोई शक शुबा है वो पर्सनल विभाग से बात कर लें, लेकिन कर्मचारियों का नुकसान ना करें जो 31 मार्च को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगली बात है पुलिस में प्रताड़ना और विमल नेगी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी घटनाक्रम है। देखिए, विमल नेगी की मौत को लेकर एक तो जो बनी है वो एफआईआर हुई है, वो एफआईआर शिमला पुलिस के पास है और ये न्यू शिमला थाने में दर्ज हुई है। इसको लेकर एक शिमला की जिला पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है और ये एसआईटी अब इस एफआईआर की इंक्वायरी करेगी। चर्चा यह भी है कि कहीं इस एफआईआर को सीआईडी को ना दे दिया जाए या पीएचक्यू में किसी को ना दे दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो परिजन हैं इनके, उन परिजनों ने शिमला पुलिस और एसपी शिमला से हुई बात के बाद, क्योंकि ये स्पॉट पे गए थे जब वहां बीसीएस में सड़क पर धरना दिया गया था, और एसपी से बात करने के बाद परिजनों ने जो इस एफआईआर पर सहमति जताई थी, और उसी एफआईआर में जो सप्लीमेंट्री नोट लगा है जिसमें 3 अधिकारियों के नाम भी हैं, उसको पढ़ने के बाद ही परिजनों ने सहमति दी थी। अब इसको अगर पीएचक्यू या सीआईडी को दिया जाएगा तो इसके कई और मतलब चलेंगे और यह शक अच्छा नहीं होता जब भी इंक्वायरी चल रही होती है। हम गुड़िया केस में इस तरह के शक पहले देख चुके हैं। दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगभग तैयार है। जो डॉक्टरों के साथ शिमला पुलिस की बात हुई है उसमें प्राइमरी जो रीजन है डेथ का वो डूबने की वजह से ही है, पानी में डूबने की वजह से। हालांकि अभी रिटर्न में ये मिलनी है, आज शाम का जो डेडलाइन है वो दिया है हेल्थ से इनको, और जब ये डेडलाइन के बाद इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी तो उसके बाद ये पूरी तरह से हत्या के लिए मजबूर करने का मामला, क्योंकि दर्ज तो वही किया है, अगर इसमें कोई और रीजन आता तो फिर सेक्शन चेंज होनी थी एफआईआर की। अभी वो सेक्शन चेंज होने की जरूरत नहीं है और आज शाम को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। प्राइमरी जो फाइंडिंग्स हैं वो मैंने आपको बता दी और इसी तरह से अब केस आगे इसमें चलेगा। दूसरी बात, इसको लेकर आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने कुमार हाउस में इनकी आत्मा की शांति के लिए एक वहां कार्यक्रम किया, उसके बाद 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तो जो इंजीनियर्स लॉबी है वो तो दुखी है ही, लेकिन बाकी जो अधिकारी हैं वो भी दुखी हैं। देखिए, हिमाचल सरकार से रिटायर अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं तरुण श्रीधर को जो एडमिनिस्ट्रेशन में उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, वो आप इस बात से पहचान सकते हैं कि आज भी जो अफसर उनको जानते हैं, चाहे वो डीसी लगे हों, चाहे वो सेक्रेटरीट में हो, चाहे वो एचओडी हो, अगर कहीं फंस जाएं तो कहीं कंफ्यूजन में हो या कहीं ऐसी चीज में उलझ जाएं जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई राय लेनी हो तो तरुण श्रीधर को फोन करते हैं।
आज उन्होंने हिमाचल में विमल नेगी की डेथ पर एक राइटअप लिखा है और ये राइटअप आजकल सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रहा है। फेसबुक पे उन्होंने अपने आईडी पर भी डाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि जिस अधिकारी ने अपनी पूरी उम्र हिमाचल की सेवा में दी, उसको भी इस डेथ को उन्होंने भी कैसे लिया है। उन्होंने दो चीजें उठाई हैं। पहली उन्होंने ये चीज उठाई है कि ऐसे ब्यूरोक्रेसी कहां से आ गई हिमाचल में जिनका हिमाचल से लगाव नहीं है, और इस तरह के मामले तब होते हैं जब आपको उस स्टेट से ही लगाव ना हो जिस स्टेट में आप सेवा कर रहे हैं। हमने अपने जर्नलिज्म के कैरियर में कभी ये भेदभाव नहीं किया कि कौन हिमाचल का है कौन नॉन हिमाचली है एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, क्योंकि मैं इस पक्ष में हूं कि हिमाचल में बाहर के जो अधिकारी आते हैं वो भी आने चाहिए, क्योंकि देश एक है और हमें इससे सीखने सिखाने का मौका मिलता है। हिमाचल का कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर उसको हिमाचल का ही कैडर मिल जाता है तो यह वजह नहीं होनी चाहिए कि हिमाचल सरकार को आईएएस नहीं चाहिए इसलिए उसको हिमाचल का कैडर नहीं मिले या हिमाचल स्टेट नहीं मिले, तो ये फिर माइंडसेट छोटा हो जाता है। लेकिन किसी भी आईएएस अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो उस सीट पे बैठने के बाद डिक्टेटर हो जाए। ये जो नई पौध आ रही है इसमें ये इशू है, बहुत सारे लोगों में ये इशू है, और इसी इशू की वजह से ये दिक्कतें होती हैं जो अभी विमल नेगी का डेथ हुई। दो सवाल आज तरुण श्रीधर ने उठाए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार और एक एडमिनिस्ट्रेशन में हिमाचल से लगाव का जो बिल्कुल भी टच नहीं है वो। अब ये राज्य सरकार को देखना है कि उनको अधिकारियों को ऐसा एक्सेस देना है कि वो ना मुख्य सचिव को सुने, ना वो चेयरमैन बिजली बोर्ड को सुने, ना वो एडवाइजर बिजली बोर्ड को एडवाइजर पावर को सुने, और ना वो सेक्रेटरी पावर को सुने। तो ये एक्सेस क्यों दिया जाए किसी भी अधिकारी को, और क्या पीएचडी एक ही अफसर ने की हुई है पावर सेक्टर में हिमाचल में, बाकी किसी की नहीं है। बड़ी सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसी पर लोगों की नजर है, और इसी इन्वेस्टिगेशन से आगे जो चीजें निकलेंगी उसको लेकर फिर एक एक बात आगे इसमें उठेगी। अगली बात है पुलिस में भी प्रताड़ना के मामले की। देखिए, हम बात कर रहे थे विमल नेगी की, लेकिन एसपी स्टेट सीआईडी, नाम है इनका भूपेंद्र नेगी, इन्होंने एक पोस्ट लिख दी फेसबुक पे आज कि जो पावर कॉर्पोरेशन में विमल नेगी की डेथ हुई उसी तरह की प्रताड़ना पुलिस में भी एक अधिकारी कर रहा है। यह अधिकारी अब कौन है? क्या यह भी नॉन हिमाचली है या ये हिमाचल से है? यह सरकार को पूछना चाहिए, एसपी जो सीआईडी की हैं उनसे। अब देखिए, सीआईडी का एसपी हर इनपुट राज्य सरकार को देता है, क्या उसने अपने बारे में इनपुट सरकार को नहीं दिया कि उनको भी कोई अधिकारी जो पीएचक्यू में बैठा है वो गालियां देता है अफसर दफ्तर में बुला के? कौन अधिकारी है ये? और यही बात अगर सोशल मीडिया पे लिखने की हिम्मत जो विमल नेगी ने कर दी होती तो हो सकता है कोई ना कोई इंटरवीन कर देता, क्योंकि जो किन्नौर के अधिकारी हैं, नेगीज में बहुत सारे लोग शिमला में हैं, कई रिटायर हैं, कई सर्विंग हैं, कोई ना कोई उनकी मदद के लिए आगे आता। लेकिन एसपी स्टेट सीआईडी ने लिखा है। अब वो सरकार के दबाव में या मामला मीडिया में उछलने के बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दें और मसला अलग है, लेकिन अगर कोई अधिकारी लिख रहा है तो ये संवेदनशील बात है, गंभीर बात है, और इसको भी देखना पड़ेगा। अगली बात है अब विधानसभा के भीतर के आज के मामलों की, और आज के मामलों की इसलिए क्योंकि आज जो कुछ हुआ, कई बार टकराव हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और जयराम ठाकुर के बीच में संस्थान बंद करने और खोलने को लेकर टकराव हुआ। फिर जयराम ठाकुर ने लारजी में जो पिन पार्वती की जो नदी है उसमें दो बच्चे डूब गए उसका मामला उठाया। इस तरह के कई मामले चलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने दिया बजट चर्चा का जवाब, और जो जवाब दिया उस जवाब के बीच में जब फाइनेंस की बात आई, को लोन लेने की बात आई, तो उस पर टकराव हो गया विपक्ष से, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से, और इन्होंने बहिष्कार कर दिया। वैसे भी ये चलन है कि जब अंदर मुख्यमंत्री ने कोई रिप्लाई करना हो तो जब कोई ऐसी बात आ जाए तो उसके बाद वॉकआउट हो जाता है। इन्होंने वॉकआउट किया, बाहर आके मीडिया में बाइट दी कि सरकार जो लोन लिया इन्होंने अपने टाइम में उस आंकड़े को भी मानने को तैयार नहीं है, तो ये रिप्लाई झूठा है, इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया। लेकिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने
इस रिप्लाई में कई नई घोषणाएं कर दी और बहुत सारी चीजों में दोबारा से क्योंकि बात भी कर दी। फॉर एग्जांपल भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा ने यह कहा था कि ऐच्छिक निधि है वो बढ़नी चाहिए विधायकों की, हालांकि उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए भी कहा था कि वो भी बढ़नी चाहिए। वो तो नहीं बढ़ी, लेकिन ये जरूर बढ़ गई जो ऐच्छिक निधि है, जो रणधीर शर्मा ने मामला उठाया था। अब जो विधायकों की ऐच्छिक निधि है वो अब 14 लाख से बढ़कर 15 लाख कर दिया मुख्यमंत्री ने, ये की करेक्शन। लेकिन और बड़े ऐलान क्या किए, देखिए दिल्ली से वापस आए थे, दिल्ली से वापस आके सीधे विधानसभा आ गए और विधानसभा में यह कहा कि मैं निर्मला सीतारमण से मिलकर आया हूं, केंद्रीय वित्त मंत्री से। उन्होंने भी यह तारीफ की है कि हिमाचल सरकार के किसी मंत्री पर कोई आरोप इस अवधि में नहीं लगे, 2.5 साल की अवधि में। तो बाकी जो हिमाचल के मुद्दे हैं मैंने वहां उठाए, ये बात कही। लेकिन नई घोषणाएं क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि करुणामूलक को लेकर 1 महीने में रोजगार की नीति सरकार लाएगी। 1 महीने में, अब आज से आप 1 महीना कैलकुलेट करना शुरू कर दें। अभी तक करुणामूलक की जो पॉलिसी है 2019 की है, पूर्व जयराम सरकार की है। उसकी जो इनकम लिमिट है उसको लेकर जो करुणामूलक के लोग हैं वो उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, वन टाइम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं कि उनकी वन टाइम नियुक्ति कर दी जाए। तो ये 2 चीजें मुख्य तौर पर थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब कहा कि करुणामूलक को लेकर 1 महीने के भीतर रोजगार के लिए नीति सरकार लाएगी। यह पहली बात हो गई। दूसरी नई घोषणा हो गई, विधायकों की ऐच्छिक निधि 14 लाख से बढ़कर अब 15 लाख होगी। तीसरी बड़ी घोषणा, बिजली बोर्ड में जो सिविल इंजीनियर हैं वो दूसरे विभागों में जा सकते हैं अगर वो जाना चाहें, और बिजली बोर्ड में जो पेंशन देंगे वो ओल्ड पेंशन ये जो देंगे वो जरूर देंगे, लेकिन सुधार के बाद देंगे। मतलब उसमें रिफॉर्म होगा, पहले बिजली बोर्ड में रिफॉर्म होगा, रिफॉर्म्स होंगे, उसके बाद ओल्ड पेंशन दी जाएगी। अब ये क्या रिफॉर्म है, क्या मुख्यमंत्री ओल्ड पेंशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं या बिजली बोर्ड में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्तर पर कई बैठकें बिजली बोर्ड की ले चुके हैं। तो यह संभव है कि वो बिजली बोर्ड में रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो, उसके बाद बिजली बोर्ड में भी ओल्ड पेंशन देंगे। ये जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। एक और घोषणा की गई है संसाधन जुटाने को लेकर, और जिस मामले को लेकर ज्यादा एक तरह से जिसको बोलते हैं कि क्रिटिकली सरकार की वो भी हो रही थी कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया, क्योंकि बजट में यह शो किया गया है इस साल जो 31 मार्च को खत्म होगा उसमें 8,000 प्लस करोड़ 8,000 करोड़ प्लस खर्च हो जाएगा। हालांकि वो फिगर अभी फाइनल होनी है, लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर 3,000 प्लस बताया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे विकास के काम होते हैं वो सिर्फ 3,000 के आसपास का बजट रखा गया था। बजट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संसाधन जुटाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर को 5,000 करोड़ तक ले जाएगी अगले साल में। तो विपक्ष ये चिंता छोड़ दे कि ये काम नहीं होगा। एक बात ये कही कि राज्य के करों में जो टैक्स वृद्धि जो है, टैक्स में 12.5 हुई है, एक्साइज में 9.2 हुई है और वैट में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। एक बड़ी घोषणा यह कर दी कि आउटसोर्स की नीति में सरकार बदलाव करेगी। ये बड़ी बात है वैसे राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर एज पॉलिसी हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन एक ड्राफ्ट जैसा डॉक्यूमेंट जारी किया है। पॉलिसी अलग से कोई नहीं है, लेकिन आउटसोर्स नीति में भी बदलाव करेंगे, यह भी आज मुख्यमंत्री ने कहा। और पिछली सरकार पर भी आरोप लगाए, उन आरोपों को सुन के ही इन्होंने वॉकआउट किया। वैसे इस लाइव के बाद हम मुख्यमंत्री के भाषण का जो ये बजट का जो रिप्लाई दिया उन्होंने वो पूरा लाइव चलाएंगे। उस लाइव को भी आप देख सकते हैं एक एक करके, उसमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी पर जो आरोप लगाया वो ये कि पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल को डेथ ट्रैप में फंसा दिया, क्योंकि इन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा भाजपा के पास था 5 साल में, लेकिन कर्मचारियों का कर्ज भी नहीं चुकाया जो हमारे लिए छोड़ दिया, और 40,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया। इस आरोप के बाद ही जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये जो है जो वॉकआउट किया और फिर बाहर आके आरोप लगाए कि जो वो कह रहे हैं वो क्या है और जो मुख्यमंत्री अंदर कह रहे हैं वो गलत है। इस तरह के आरोप फिर बाहर आके लगाए। तो ये आज के जो प्रमुख मामले बुलेटिन में थे। कल भी बजट सत्र है सैटरडे के बावजूद, और जो भी चीजें अब आगे के करके आएंगी वो हम आपको उसी तरह से दिखाएंगे। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, जो उन्होंने बजट चर्चा के रिप्लाई में विधानसभा के अंदर कहा, वो इस बुलेटिन के बाद आप लाइव देख सकते हैं दिव्य हिमाचल टीवी पर। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।